जाता था। लेकिन चंद्र प्रकाश बड़ा ईमानदार था। मैनेजमेंट में जब उसके बारे में चेक किया गया तो उनको लगा कि जो रेट दुकानदार फर्नीचर वाले और दूसरे कंप्यूटर वाले बता रहे थे, बिल उससे भी सस्ते बने थे। तो वो समझ गए कि इस लड़के ने बार्गेनिंग की है और कंपनी को फायदा पहुंचाया है। अब उसकी जो विशेषता लोगों ने देखी थी मैनेजमेंट में, उससे भी वो आगे बढ़ के निकला। इंटरव्यू होने के बाद 2-3 दिन बाद कुछ नए लड़के लड़कियां स्टाफ मेंबर बन गए और अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद और ट्रेनिंग के बाद वे लोग अपनी टेबल पे आए। चंद्र प्रकाश की सीट से चौथे नंबर पे एक लड़की आई जिसका कि रंग बहुत गोरा था और उसने एक ही रंग के सलवार कमीज डाले थे जो कि बहुत अच्छे सिले हुए थे। उसके पास चुन्नी वाला थी, जो उसने चुन्नी जिस लिए बनी है उसी तरीके से पहनी थी। और वह अंदर आने के बाद सबको नमस्ते कर करके अपना नाम बताती रही, इंट्रोडक्शन दे के बैठी। फिर चपरासी ने उसको उसकी सीट दे दी। लेकिन शुरू शुरू में तो अगर आप भी किसी कंपनी में लग जाएं तो आपको मुश्किल आएगी। आपको फाइलों का ही नहीं पता लगेगा कि फाइलों की स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सी फाइलें रखी हैं, कौन सी फाइलें जो है वो हमेशा टेबल टू टेबल घूम रही हैं, इसका पता ही लगता था। लेकिन ऑफिस में कुछ मनचले भी थे जो कि उसकी सहायता करने की जगह उसके साथ, यदि वो सहायता मांगती थी तो अलग ही क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाते थे उसके अतीत के बारे में। यहाँ तक पूछ लेते थे कि यार तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? वो शर्मा के कहती थी नहीं नहीं। तो कहते थे बॉयफ्रेंड बनाना है तो बताओ, हम आपकी मदद करते हैं। तो वो अपनी टेबल पे वापस आके बैठ जाती थी। 2-3 दिन बाद चपरासी उस लड़की को बुलाने आया और कहने लगा कि आपको साहब बुला रहे हैं। वो बेचारी अपनी एक नोटबुक और पेन लेके चले गई। वापस आई तो बहुत उदास थी, सिर झुका के वो बैठी थी। माथे पर उसने हाथ रखा था और बाएं की कोनी टेबल पे थी। उसको बहुत उदास देख के आपस में सभी हंसने खुश होने लगे, हंसने लगे, इशारा करने लगे। चंद्र प्रकाश से रुका नहीं गया। वो गया और उसने उसे कहा मे आई हेल्प यू। लड़की ने एकदम माथा हाथों से उठाया और ऊपर की तरफ देखा तो उसकी भीगी आंखें देख के चंद्र प्रकाश ने पास ही पड़ी कुर्सी खींच ली और उस पर बैठ गया। उसने कहा क्या बात है, ऐसे क्यों उदास हो रही हो, क्या बात है, प्रॉब्लम मुझे बताया करो। तुम सबके पास हो आई, मेरे पास नहीं आई, नहीं तो ये नौबत ना आती। साहब ने क्या डांट मारी है? कहता है, कहने लगी हाँ। उन्होंने कहा भी तुम तो प्रोबेशन टाइम पे हो और तुम्हारा काम 4 दिन बाद चेक करो तो वहीं का वहीं है, तुमने तो एक भी फाइल नहीं खोली, कुछ किया ही नहीं। वो कहने लगी मुझे साहब कह रहे हैं कि तुम्हें 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हमारे वेटिंग लिस्ट में और भी कैंडिडेट हैं। तो चंद्र प्रकाश ने उसको प्रॉब्लम पूछी और हर तरीके से उसके मदद की। और जैसे ही वो लड़की फाइल खोलने लगी तो चंद्र प्रकाश ने फाइल के ऊपर हाथ रख दिया। कहता है रुको, सबसे पहले तो तुम्हें सारी शेल्फ अलमारियों का चक्कर लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। सारे ऑफिसर जहाँ जहाँ बैठते हैं उनके क्या नाम है, उनके क्या काम है, कौन तुम्हें बुला सकता है, कौन तुम्हें
कर सकते हैं आप, तुम स्टैनो हो तो तुम्हें डिक्टेशन देने के लिए बुलाएंगे, तो मैं तुम्हें सारा दिखा देता हूँ। वो लड़की उसके साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद चंद्र प्रकाश उसको एक हॉल में ले गया, जिसके हॉल में स्प्रिंगदार दरवाजा लगा था। वो जैसे ही अंदर घुसे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो चंद्र प्रकाश ने देखा कि उस लड़की के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई और वो अपनी दुपट्टा संभालती हुई और कमीज को हाथ से पकड़ती हुई एक तरफ चली गई। चंद्र प्रकाश ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो, रुको। उसने जाके दरवाजा खोला और नीचे स्टॉपर लगा दिया। कहता आओ। चंद्र प्रकाश ने उसको एक एक अलमारी एक एक फाइल दिखाई और पूरा ऑफिस घुमाने में उसे काफ़ी देर लग गई। तब तक लंच टाइम हो गया था। तो चंद्र प्रकाश ने उसे कहा कि चलो लंच का टाइम हो गया, लंच के बाद बाकी काम करेंगे। वो लोग कैंटीन में आए, उन्होंने अपना टिफ़िन खोला और चाय वाले के साथ में ऑर्डर देके अपना टिफ़िन खाने लगे। बीच में बातें होती रही। वो लड़की बहुत हैरान थी कि 3 दिन से वो एक एक साथी को रिक्वेस्ट कर रही थी, किसी ने भी उसकी ढेले भर की मदद नहीं की और उसे छेड़ा ही। वो चंद्र प्रकाश से कहने लगी, सर यदि मैं टाइम बे टाइम कोई प्रॉब्लम आपके सामने लाऊं तो क्या आप गुस्सा हो जाओगे? उसने कहा नहीं, मैंने भी तो ऐसे ही सीखा है। मुझे भी, तुम लड़की हो, तुम सोचते हो कि लड़की को छेड़ रहे हैं, लेकिन मुझे भी इन लोगों ने बहुत तंग किया था। कई लोग तो खुद अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इस तरीके से उनके बीच बहुत सारी दूरियां दूर हो गई और बहुत नज़दीक आ गया। वो लड़की बंद कमरे में भी उससे डरती नहीं थी, क्योंकि उनके बीच आपस में शादी करने की बात तय हो गई और उनके घर वालों ने उनको मना कर दिया कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि कई अड़चने हैं, जाति की, भाषा की, सामाजिक स्टेटस की और कुछ ऐसी बातें जो कि शुरू से मानी जा रही हैं, उनके कारण यह विवाह नहीं हो सकता। लेकिन चंद्र प्रकाश ने उस लड़की को कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया और तय दिन पर मैरिज रजिस्ट्रार के सामने वे प्रस्तुत हुए और पति पत्नी की कार्रवाई पूरी करके वो एक घर किराए पे लेके रहने लगे। वो दिन गुजर गए, हंसी मजाक में उनकी जिंदगी बीतती रही। एक दिन अचानक एक टेलीग्राम आया चंद्र प्रकाश के नाम। तो चंद्र प्रकाश ने कहा उसको कि देखो, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है, वे बेड पर पड़ गए हैं, तो मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जा रहा हूँ, हफ्ते एक दिन में आ जाऊँगा और जितना हो सके काम करते रहना। अगर कोई पेंडिंग काम है तो जाके हरजीत सर से पूछ लेना, और जो तुम्हें पूछते हैं ना, और किंज करोगे इस काम नू, हंसने लगी। कहती हाँ वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे पूछ लूँगी। पर वो लड़की कहती है, देखो शादी के बाद ससुराल में जाना चाहती हूँ, एक बार मेरे को भी लो, मैं भी अप्लाई कर देती हूँ, वाइफ हस्बैंड को छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चंद्र प्रकाश उसको मना करता रहा कि नहीं 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 नहीं, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तो इतने में ही एक साहब ने उनकी बातें सुन ली। तो वो कहने लगे क्या प्रॉब्लम है, वाइफ हस्बैंड छुट्टी जाए, कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम दोनों अप्लाई कर दो। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया।
जब स्टेशन से रिक्शा करके एक बस्ती के पास रिक्शा पहुंचा तो चंद्र प्रकाश ने एक संकरी गली जो कि गंदे नाले से होके जा रही थी उधर इशारा कर दिया। रिक्शे वाला उधर चल। लड़की कहने लगी इस बस्ती के अंदर से जाना जरूरी है, कोई और रास्ता नहीं है क्या? वो कहता है मेरा घर इसी बस्ती में है तो है, चलो अभी 3 गलियों के बाद हम उतरेंगे। लड़की बड़ी हैरान चारों तरफ देखती रही, नंग धड़ंग बच्चे नाक बहते हुए और सूअर और दूसरे ऐसे जानवर गलियों में इधर उधर नालियों में मुंह मारते भटक रहे थे। वो बड़ी हैरान हुई कि इन घरों के बीच इसका घर है, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो वो जब रिक्शे से उतरी तो एक झोपड़ी के आगे रिक्शा रुका था। झोपड़ी के अंदर से नंग धड़ंग आदमी औरतें और कुछ बच्चे भागते हुए आए। कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। कोई कह रहे अरे भैया, अरे भैया ये किनको ले आए, ये कौन है? तो चंद्र प्रकाश ने जाके बड़ी उम्र की एक औरत और आदमी के पैर छुए और उसे भी ऐसा करने का इशारा किया। तो उस लड़की ने, जो कि सरिता थी, सरिता ने भी उनके पैर छुए और माथे पर दुपट्टा लेके एक कोने में नाक दबा के से खड़ी हो गई। तो उन्होंने, वो औरत बढ़ी और उसने उसे छाती से लगाने के लिए बाहें फैलाई और उसकी तरफ बढ़ी तो सरिता खिसक के दूसरी तरफ चली गई। तो उसके ससुर ने कहा अरे नहीं नहीं बहू आई है, शर्माएगी, 2-3 दिन रुक जाओ। तो 2-3 दिन उसने बहुत बुरी तरह रो धो के उस घर में काटे। एक दिन उसकी सास ने उसको बाहर बुलाया, कहने लगी कपड़े बदल के मैले वाले डाल लो और ये टोकरा, ये झाड़ू और ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। वो कहने लगी कहाँ? कहती है घरों में कमाना है। उसे कमाना है, इनकम? कहते नहीं, टट्टियाँ साफ करते हैं हम लोग ना, ये टोकरा ले लो और मैं तुम्हें सब बता दूंगी किस किस घर में तुम्हें साफ करना है। वो लड़की बड़ी हैरान हुई। उसी टाइम वो घर के अंदर गई और अपना सूटकेस उठा के बाहर आ गई। चंद्र प्रकाश को कहती है तुमने ये सब मुझको पहले क्यों नहीं बताया? चंद्र प्रकाश हैरान रह गया। कहता है तुमने ना पूछा, ना मैंने तुम्हारा स्टेटस पूछा, हम तो एक दूसरे को पसंद करके विवाह बंधन में बंधे हैं। उसने कहा माई फुट रेडी, मेरे घर में भी तुम जैसे लोग आके लैट्रिन साफ करते हैं रेडी। मैं वापस जा रही हूँ, आते ही जिस कोर्ट में हमने शादी किया उसमें अब हमारा डाइवोर्स होगा। चंद्र प्रकाश हैरान रह गया। तो ये कहानी बताती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ठोक बजा के इंक्वायरी के बाद ही तय किए जाने चाहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।